दोस्तों, यह टनल अभी आप देख रहे हैं, यह कोई मामूली टनल नहीं है, क्योंकि यह टनल समुद्र के तल से 250 फीट नीचे दो देशों को जोड़ा है। ऊपर समुद्र का भार सहते हुए 50 किलोमीटर लंबा टनल इंजीनियरिंग की दुनिया में वाकई किसी अजूबे से कम नहीं। दुनिया भर में इस मेगा प्रोजेक्ट को दुनिया का 7वां अजूबा भी मानते हैं। जरा सोच कर देखिए कैसे उन तमाम वर्कर्स और इंजीनियर ने इस काम को अंजाम दिया होगा, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस सारे प्रोजेक्ट को बर्बाद कर सकती थी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 13,000 साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हो रहा था, तो आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनके अलग होने का कारण समुद्र का यह छोटा सा हिस्सा है, जिसे अब इंग्लिश चैनल कहा जाता है। हालांकि यह चैनल काफी चौड़ा है, लेकिन इस बिंदु पर आकर काफी नैरो हो जाता है और इस बिंदु से इंग्लैंड और फ्रांस की दूरी केवल 37 किलोमीटर दूर है। 18वीं सदी में हजारों लोग इस समुद्र के रास्ते पर सफर करते हुए मारे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ समुद्र में हर वक्त हलचल मची रहती है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हादसे का शिकार हो जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि इन दोनों देशों ने इसे जोड़ने की कोशिश नहीं की थी, बहुत सारे कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाए थे। उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड थी और इंसान अभी इतनी तरक्की नहीं की थी। एक बार दोनों देशों ने मिलकर प्लान किया कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाए और फिर इसके ऊपर 37 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया जाए। लेकिन समुद्र में जब आइलैंड बनाने का काम शुरू किया गया तो वर्कर्स ने देखा कि मिट्टी तो समुद्र के पानी में बहता जा रहा है और इसके पीछे की वजह समुद्र की तेज लहरें थी, जिस वजह से यह प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया और दोनों देश इसको यहीं पर छोड़ दिया। फिर 19वीं सदी के अंत तक टेक्नोलॉजी काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस समय बड़े बड़े मशीन बनाना संभव हो गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन आरंभ होने लगे और नए नए व्यापार चालू होने लगा। फ्रांस और इंग्लैंड, जो कभी दुश्मन थे, अब इंग्लिश चैनल के माध्यम से व्यापार कर रहे थे। समय बीतने के साथ 1986 में दोनों देशों ने फैसला किया कि इस बाधा को हटा देना चाहिए और इंग्लैंड को यूरोप से जोड़ देना चाहिए। इस निर्णय के खिलाफ इंग्लैंड में काफी प्रदर्शन हुए और कई महीने की लंबी विवाद के बाद दोनों देशों ने अंततः एक अंडर सी टनल बनाने के लिए राजी हो गए, जिसे चैनल टनल का नाम दिया गया। बहुत सारे लोग इसे यूरो टनल के नाम से भी जानते हैं। दोनों देशों ने इस बात पर सहमत हुए थे कि इंग्लैंड और फ्रांस अपनी अपनी ओर से टनल खोदेगी और दोनों टनल अंत में सेंटर पॉइंट पर मिलेगी। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही बहुत मुश्किल लग रहा था। समुद्र के नीचे लगभग 37 किलोमीटर लंबा टनल बनाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद पूरी दुनिया के इंजीनियर को बुलाया गया, जिन्होंने कई हफ्ते की मेहनत के बाद टनल का डिजाइन तैयार किया और यह तय हुआ कि 10 इंजीनियर एक दूसरे के साथ मिलकर चैनल टनल के डिजाइन को फाइनल करेंगे। इंजीनियर्स को यह प्रॉब्लम हो रहा था कि इस टनल में कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट चलेगा और टनल कहां से शुरू होगा और कहां समाप्त होगा। साथ ही समझौते के माध्यम से यह तय हुआ कि कुल 3 टनल बनाए जाएंगे, जिसमें एक रेलवे लूप इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलेगी और एक टर्मिनल फ्रांस शहर कैलस में होगा, जबकि दूसरा टर्मिनल इंग्लैंड के फोल्कस्टोन में होगा। टनल की कुल लंबाई 50 किलोमीटर होगी, जिसमें से पानी वाला हिस्सा 37 किलोमीटर लंबा होगा। आखिरकार 1986 में चैनल टनल को बनाना शुरू कर दिए। इंजीनियर्स की टीम को सबसे बड़ी चुनौती टनल बोरिंग मशीन का सामना करना पड़ा, जिसे TBM भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं बनाया गया था। इसी वजह से कोई ऐसी TBM भी नहीं थी। इसके लिए वाशिंगटन में रॉबिन्स नाम की कंपनी को इस प्रोजेक्ट को दिया गया, जो बोरिंग मशीन बनाने में एक्सपर्ट थी। यह मशीन पूरा होने पर 800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी था। इसका डायामीटर 50 फीट था, जिसमें टंगस्टन कार्बाइड से बनी हुई कई तेज ब्लेडें थी। मशीन के अंदर एक कन्वेयर बेल्ट लगाई गई थी, ताकि मिट्टी और कुचले हुए पत्थर को बाहर निकाला जा सके, जो कि सर्विस ट्रेन तक ले जाएगी। पहले वाली तकनीक, जहां पहाड़ों को फोड़कर सुरंग बनाई जाती थी, उसके मुकाबले यह मशीन डेवलपर्स के लिए एक नेमत थी। लेकिन यह तकनीक बहुत सारे जोखिम और चुनौतियां भी लाई। बोर करते वक्त अगर कहीं से पानी निकल गया तो
250 फीट की गहराई के अंदर इसका दबाव इतना ज्यादा होगा कि सिर्फ कुछ ही सेकंडों में आदमी और मशीन को डुबा देगा। सर्वे में यह खुलासा हुआ कि इंग्लैंड की ओर समुद्र के तल के नीचे एक चॉक की लेयर है जो सुरंग में पानी को निकलने से रोकेगा, लेकिन फ्रांस की ओर समुद्र के तल में कई दरारें थी जहां यह टीबीएम सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसके लिए एक नया टीबीएम बनाने का निर्णय लिया गया। यह टनल बोरिंग मशीन वर्ल्ड वार II के सबमरीन की तरह ही मजबूत होगा, जो कि पानी के दबाव को सह सकेगा। जब यह मशीन बनकर तैयार हुई तो इसके साथ एक नई चुनौती भी आई। 200 फीट जमीन के नीचे इसको कैसे पहुंचाया जाए। इस काम के लिए मशीन को खोलना पड़ा और हर पार्ट को अलग अलग नीचे ले जाया गया और जमीन के अंदर ले जाने के बाद इसे फिर से रीअसेंबल करना पड़ा। इसमें कई महीने और करोड़ों रुपए खर्च हो गए। 2 साल बीत गए, यह प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। अंततः साल 1988 में दोनों ओर से यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद इतनी बड़ी मात्रा में मिट्टी और पत्थर को वेस्ट को निकालना खुद में एक विशाल कार्य था। मशीन एक दिन में 750 वर्ग फीट पत्थर काट रही थी और सिर्फ 1 घंटे में 2400 टन वेस्ट इकट्ठा हो रहा था, जो कि समुद्र के किनारे डाला जा रहा था। एक ओर से सुरक्षित पत्थर और चौक की परतों को बंद करना भी जरूरी था, क्योंकि ऊपर समुद्र का पानी था। अगर पानी सुरंग में रास्ता बना लिया तो पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। इस काम के लिए टनल के आकार के गोल कंक्रीट स्लैब्स लगाए जा रहे थे। यह कंक्रीट स्लैब्स न्यूक्लियर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत थे। एक एक कंक्रीट स्लैब्स का वजन 40 टन था। इस प्रोजेक्ट में जितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, इससे बुर्ज खलीफा जैसी 8 इमारतें बनाई जा सकती है। कई हफ्ते बीत गए और कई महीने। धीरे धीरे दोनों ओर से आगे बढ़ रहा था। अब उस दिन का इंतजार करने लगे कि ये 2 सुरंगें आपस में कब मिलेगी। हालांकि यह देखने और सुनने में आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह काफी जटिल था। अगर दोनों टीबीएम सही डायरेक्शन में नहीं हुए तो ये सुरंग कभी नहीं मिलेगा। इस समस्या को हल करने के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा था। एक लेजर मशीन इंग्लैंड वाली मशीन में लगाया गया था और दूसरा फ्रांस वाली मशीन में। जब भी कोई मशीन अपनी स्थिति बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मुख्य कंप्यूटर को सिग्नल भेजता और बोरिंग मशीन का हेड हाइड्रोलिक जैक के साथ बदल जाती थी। 3 साल लगातार बोरिंग करने के बाद आखिरकार वह पल आ गया जब केवल 100 मीटर की दूरी बची थी और योजना के अनुसार एक रॉड भेजा गया। दोनों टनल का स्थान सही है या नहीं, इसमें सिर्फ 10 इंच का फर्क था, जो कि लिमिट के अंदर था। इंजीनियर्स की टीम को सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक टीबीएम को हटाना, क्योंकि दोनों टनल 2-2 फुट मोटी कंक्रीट स्लैब्स लगाए जा चुके थे और टनल का डायामीटर 50 फीट से घटकर 46 फीट हो गया था। काम पूरा होने के बाद 50 फीट की मशीन एक 46 फीट के टनल से बाहर नहीं निकल सकती। इसके लिए इस समस्या का समाधान निकाला गया कि एक मशीन को रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड भी कहते हैं। इंग्लैंड की टीबीएम को कई फीट नीचे ले जाने के बाद उसे वहीं पर छोड़ दिया गया, जहां आज भी वह दफन है। और अंत में दोनों चैनल मिल गए और वहां पहुंचने पर फ्रांस की टीबीएम को खोलकर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड की टीबीएम को भी खोलकर निकाल दिया जा सकता था, तो फिर इसे दफन क्यों किया गया? वास्तव में टीबीएम को खोलकर ले जाने में जितना खर्च हो रहा था, उसे कम ही खर्च में एक नई मशीन बनाई जा सकती थी। 13,000 सालों के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच जमीनी कनेक्शन बनने वाला था। इस पल को याद रखने के लिए हर देश से एक कारीगर को चुना गया, आखिरी चौक की परत को हाथ से तोड़ने के लिए। अंततः सुरंग तोड़ने के बाद वो एक दूसरे से अपने अपने देश का फ्लैग आदान प्रदान किए, कुछ तस्वीरें लेने के लिए। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से जुड़ गए थे। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी कहा जाता है। काम पूरा होने के बाद चैनल टनल को 6 मई 1994 को खोल दिया गया। चैनल टनल प्रोजेक्ट पर लगभग 13,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट में कुल 3 सुरंगें बनाई गई थी, जिसमें 2 ट्रेन के लिए और एक छोटी सी टनल बनाई गई जो आपातकालीन में काम आ सके। आज लगभग 60,000 यात्री इस टनल को रोजाना इस्तेमाल करते हैं
तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।